स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 नवंबर से आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसी वादे के अनुसार हमने आपको ये पहला वीडियो उपलब्ध कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से यानी आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर की सेकंड पेपर की पूरी तैयारी आउट ऑफ कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट आपको कराने वाले हैं और पूरे टॉपिक जीरो टू हाई लेवल आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। दोस्तों जो यहाँ पर इक्वल टॉपिक होंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, उनको हम पहले कराएंगे। बाकी जो डिफरेंट टॉपिक होंगे उनको हम उनके बाद लेंगे। तो इसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए हम पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं सेट। स्टूडेंट, सेट ही क्यों लिया हमने, इसका एक मेजर रीज़न है। स्टूडेंट, सेट जो होता है एक तरीके से मैथमेटिक्स की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसे हम, क्योंकि सेट के बगैर आप ना तो रिलेशन पढ़ सकते हैं ना ही फंक्शन। क्योंकि अगर हमने आपको फंक्शन स्टार्ट कर दिया तो आप कहोगे सर इसमें जो ये फंक्शन के अंदर ए समझ चाह रहा है ये क्या चीज़ है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं आपके सामने वो सेट है समुच्चय। तो स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आपको अग्रिम शुभकामनाएं के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है और आप पूरा एकदम कॉन्संट्रेट होके मैथमेटिक्स पढ़ें। तो स्टूडेंट, सेट जो होता है समुच्चय, समुच्चय अगर हम समुच्चय को समझना चाहें तो आप कहोगे कि बहुत सारी वस्तुओं का समूह। ठीक है साहब, बहुत सारी वस्तुओं का समूह सेट कहलाता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि सब हमारे पास किताबें हैं, पेन हैं, बैग्स हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ हमने इकट्ठा रख दिया, एक तरीके से एक समूह में रख दिया, तो आप इसे किस चीज़ का समूह बोलेंगे? तो आप कहेंगे किताबों, पेनों, ड्राइंग बॉक्स, इन सारी चीज़ों का समूह। लेकिन ये चीज़ सुपरिभाषित नहीं है। आप एक चीज़ का निश्चित समूह नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए अपन को सेट के बारे में विस्तृत नॉलेज की आवश्यकता होती है और विस्तृत नॉलेज अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वो क्या होता है? सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुनिश्चित और सुपरिभाषित, ये दो शब्द आए यहाँ पर, सुनिश्चित और सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह। तो स्टूडेंट, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, अगर मैं मान के चलो मैंने एक स्टूडेंट से कहा, कक्षा 12 का स्टूडेंट है, उससे बोला कि भाई देखो कक्षा 11 के सबसे सुंदर लड़के को मेरे पास ले आइए। आई मीन सुंदर लड़कियों के लिए बोला जाता है, बट अपन हैंडसम कह सकते हैं। तो वो किसी भी एक अपने अनुसार एक लड़के को वहाँ से ले आएगा। अगर मान चलो मैं अब कक्षा 12 के दूसरे लड़के से कहूँ कि भाई तुम जाओ और सबसे सुंदर लड़के को ले आओ, तो वो किसी दूसरे को ले आएगा। तो एक तरीके से हर बार जो हमारा आंसर है, यानी जो लड़का आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो सुंदरता का मेजरमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी सुपरिभाषित नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई तुम जाओ कक्षा 11 के 5
अधिकतम लंबाई वाले लड़कों को लेकर आइए। तो एग्जैक्टली कोई भी लड़का जाएगा और अपने पास फुट या मेजरमेंट के लिए जो भी इंच टेप वगैरह होती है वो लेके जाएगा और नाप के ले आएगा, और वो हर बार वही लड़के हमारे पास उपस्थित होंगे, चाहे हम किसी भी स्थिति में जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है सुपरिभाषित होनी चाहिए वो पूरे यूनिवर्स में, उन चीज़ों पर कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी भिन्नता नहीं आनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। तो सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है, देखिए आप, हमें पता है कि 11th 12th में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ उस जगह पर बच्चे ने बहुत ही आप समझ सकते हैं थोड़ा लो लेवल पर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पर थोड़ा उनका अपग्रेड वर्जन अपन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम समुच्चय का निरूपण करें तो कैसे करेंगे? समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, देखिए स्टूडेंट, आप हाथों हाथ यानी कि वीडियोज़ के साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए, और पूरे नोट्स आपको हम बनवाएंगे। तो समुच्चय का जो निरूपण करते हैं वो कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, यानी सेट का निरूपण, ऑफ सेट। अगर आप ये चाहते हैं कि सर आप साथ के साथ इंग्लिश भी हमें उपलब्ध कराइए, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम वो भी आपको एक साथ उपलब्ध करवा देंगे। वो आपकी क्वेरी के अनुसार, आपके कमेंट बॉक्स में जो आपके सुझाव आएंगे उनके अनुसार हम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। बाकी मैं समझता हूँ इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट को छोड़कर बाकी जो मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड में अपन इंग्लिश मीडियम के जो भी मैटर है वो हम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल कराएंगे आपको, फर्स्ट ग्रेड का जो मैटर है, ठीक है। तो अपन अब समुच्चय का जो निरूपण करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखिए। हमारे पास समुच्चय के निरूपण के लिए दो टाइप होती है समुच्चय के निरूपण का। पहला जो टाइप होती है सारणीबद्ध रूप, इसे अपन जो इंग्लिश में बोलते हैं वो कहते हैं लिस्टिंग फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, और लिस्टिंग फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, या फिर कौन सी? रोस्टर। और जो अपनी दूसरी जो टाइप होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट, कौन कौन से आपके दो टाइप्स होती हैं सॉरी सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और सारणीबद्ध रूप को अपन इंग्लिश में लिस्टिंग फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में इसे बोला जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, पहला हम एग्जाम्पल लेंगे, मान के चलो सेट के लिए एज इक्वल टू, सेट को हमेशा मजली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, आप सभी को पता है इस चीज़ का। जैसे 1 2 3 4 5, हमने इसको एक तरीके से सारणीबद्ध रूप में लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसी सेट को
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए कोई हमारे पास सेट है और वहाँ एक्स क्या है? एक्स उसके अंदर आने वाले अवयव हैं। एक्स क्या है? उसके अंदर आने वाले अवयव। स्टूडेंट एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? एक्स लिया गया है, एक्स बिलोंग्स टू एन। अब ये एन हमने इस तरह की नोटेशन दे दिया है थोड़ा सा, अगर जहाँ पर भी हम यूज करेंगे एन को इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। एन का मतलब नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। और जो हमारे पास एन है वो कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? एक्स लेस देन 6, एक्स लेस देन 6, यानी कि मैंने ए बराबर 1 2 3 4 5 लिखा लिस्टिंग फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। सारणीबद्ध रूप में मैंने इसको ए बराबर 1 2 3 4 5 लिखा। अब अगर हम इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाना चाहें तो क्या करेंगे? ए बराबर एक्स, एक्स क्या है? उस समुच्चय के अंदर आने वाले अवयव क्या है स्टूडेंट? एक्स उस समुच्चय के अंदर आने वाले अवयव। और वो कहाँ से लिए जा रहे हैं भाई? नेचुरल नंबर से। कहाँ से? नेचुरल नंबर से, ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो कि 6 से एकदम छोटे हों, 6 से एकदम छोटे हों। तो x इज लेस देन 6। तो आप इस तरीके से किसी भी जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है समुच्चय की, उसे आप एक तरीके से बदल सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें इसको, b बराबर b बराबर 1 4 9 16, ये क्या है? एक टेबुलर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप का एक समुच्चय है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? b बराबर x, व्हाट इज x? यानी x तो है, लेकिन स्टूडेंट x क्या है? x यहाँ पर आने वाले अवयव हैं। अब उसको x जो यहाँ पर आने वाले अवयव हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? जहाँ x जो है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर एन स्क्वायर। x है लेकिन वो किसके बराबर है? एन स्क्वायर के बराबर, एन स्क्वायर। और n क्या है स्टूडेंट? n देन लेस देन इक्वल 4। n क्या है? 4 से छोटी कोई संख्या है और n जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कैपिटल यानी नेचुरल नंबर से। स्टूडेंट तो हमारे पास b 1 4 9 16, b बराबर x, x बराबर एन स्क्वायर, n लिया गया है 4 से छोटी या बराबर संख्या और कहाँ से लिया गया है? नेचुरल नंबर से। अब देखिए आप x की वैल्यू 1 रख के दीजिए, और 1 क्या है? 1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर n 1 रखा, फिर n के बाद 1 के बाद क्या रखा? 2, 2 रखा, 2 का वर्ग 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके जगह 3 लिखना चाहें n की जगह, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से अपन टेबुलर फॉर्म में इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर हम एक चीज़ और लेना चाहें, मान चलो एक और एग्जांपल लेना चाहें, c इज इक्वल टू 1, यानी कि एक जो ऐसा सेट है जिसमें ओनली एक ही एलिमेंट है। अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? x, व्हाट इज x? x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, और x बिलोंग्स टू n। x कहाँ से लिया गया है? इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू n और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए आप इस चीज़ को अपन देखना चाहें यहाँ पर थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर बराबर
1 और x बराबर ±1। अब देखिए अपन यहाँ पर x बराबर एक बार -1 वैल्यू आ रही है और एक बार हमारे पास +1 वैल्यू आ रही है, लेकिन हमको लेना क्या है, +1। क्यों? क्योंकि हमने x को n से लिया है, नेचुरल नंबर से लिया है, x को नेचुरल नंबर से लिया है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, c = 1 एक एलिमेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक तरीके से सेट के जो समुच्चय निर्माण रूप और आपके सारणीबद्ध रूप दो प्रकार थे, जिनको इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो प्रकारों से समुच्चय का निरूपण किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। कहाँ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, समुच्चय के प्रकारों की तरफ। टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपन लेते हैं, पहला जो समुच्चय का प्रकार लेते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कौन सा ले रहे हैं, रिक्त समुच्चय, जिसे अपन एम्प्टी या नल या वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। हाँ, तो आप देखिए स्टूडेंट, समुच्चय के प्रकारों में, समुच्चय के प्रकारों में पहला जो समुच्चय आता है अपना आता है रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट विद्यमान ना हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जिस समुच्चय, डेफिनेशन लिखना चाहिए, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। क्या स्टूडेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या स्टूडेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें अगर हम इसका एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर, अब वैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो A = इससे, यानी कि ये जो ब्रैकेट होता है खाली समुच्चय या बराबर फाई, यानी इसे प्रदर्शित हम फाई से करते हैं। और अगर हम देना चाहें, जैसे एक अगर हम समुच्चय लेना चाहें रिक्त समुच्चय का उदाहरण, A बराबर या B बराबर x और x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 1। अब एक बात बताऊँ आप कि x यहाँ समुच्चय में अवयवों की संख्या है, यानी समुच्चय में अवयव हैं और वो अवयव कहाँ से लिए गए हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, लेकिन वो जो समुच्चय में अवयव है वो एक से छोटा होना चाहिए, यानी x इज लेस देन 1। तो एक बात बताइए, नेचुरल नंबर में क्या समुच्चय एक से छोटे होते हैं, नहीं होते। तो दिस इज फाई सेट, यानी ये एक
रिक्त समुच्चय है। अगर हम और लेना चाहें इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो x बराबर एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू R सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इस समुच्चय के बारे में हम कहना चाहेंगे कि यह कौन सा समुच्चय होगा। तो देखिए, अगर हम इसके गुणनखंड निकालें तो अपने पास श्रीधराचार्य मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन गुणनखंड निकालते हैं। तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस b क्या है 1, यानी ये x वाली x के गुणांक में जो संख्या होती है b, एक्स स्क्वायर के a और ये c, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो एक चीज़ देखिए क्या आ रहा है इसका, या तो आएगा माइनस के 1 प्लस माइनस के 3 अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2। अब देखिए, जब आयोटा वाली संख्याएं आ जाती हैं तो जब आयोटा वाली संख्या आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याएं रियल नंबर में तो होती नहीं है, वो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर वाली। तो ये क्या हो जाएगा, एक फाई सेट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे आपकी रिक्त समुच्चय वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम रिक्त समुच्चय को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और अगला सेट आता है हमारा एकल समुच्चय। समुच्चय के प्रकारों में जो अगला समुच्चय आता है वो आता है एकल समुच्चय, जिसे अपन सिंगलटन सेट भी कहते हैं। एकल समुच्चय, या इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको हम सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, एकल समुच्चय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव विद्यमान हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट विद्यमान हो। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो जिस समुच्चय केवल एक अवयव विद्यमान हो एकल समुच्चय कहलाता है। क्या स्टूडेंट, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो एकल समुच्चय कहलाता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर = 5 एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल क्या विद्यमान है, 5 विद्यमान है। अगर हम इसको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A=X सच दैट X बिलोंग्स टू N, यानी X कहाँ से लिया गया है, नेचुरल नंबर से, एंड जो X की वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, 4 = X > 6। अब एक बात बताइए आप, 4 और 6 के बीच सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओनली एक एलिमेंट विद्यमान है, कौन सा, 5।
तो यह क्या होगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर मैं एक और लेना चाहें उदाहरण इसका इक्वल टू 2, और इसको हम सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो हमारे पास कई और भी सेट हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा, परिमित समुच्चय। कौन सा स्टूडेंट? परिमित समुच्चय, जिसे अपन फाइनाइट सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फाइनाइट। जैसा कि परिमित नाम से स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अपरिमित, समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, स्टूडेंट, सीमित हो, तो वह समुच्चय एक परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, कई सारे एग्जाम्पल देंगे अपन इसके, और उसके उनमें अपन जानेंगे कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2, सी इक्वल टू 1 2 3 so on, डी इक्वल टू x such that 0 is less than x is less than 1, x belongs to real number। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें आप इनके अवयवों को गिन सकते हैं। यहाँ पर अवयव संख्या कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 3। यहाँ पर अवयव संख्या 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अवयव संख्या पता ही नहीं चल रहा है, 1 2 3 आगे तक कहाँ तक जा रहे हैं, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि आगे ये इनफिनाइट तक जाता है, एन तक कहाँ तक जाती है ये संख्याएँ, हमें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आगे 1 2 3 सो ऑन आगे तक ये संख्याएँ जा रही हैं। अब देखिए आगे हम डी के सेट के देखते हैं। डी को एक्स कहाँ से लिया गया, 0 से 1 के बीच, लेकिन एक्स रियल नंबर है। अब एक बात बताइए आप, 0 से और 1 के बीच कितने रियल नंबर हैं, इनफिनाइट, अनंत रियल नंबर हैं। तो हमारे पास जो ये दोनों जो सेट है ये कैसे बन गए, इनफाइनाइट। ये दोनों अपरिमित समुच्चय और ये दोनों फाइनाइट। इसे अपन हिंदी में परिमित, इसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। मैं समझता हूं आपको ये तीनों डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही हम सारे सेट के बारे में समझेंगे। अब कुछ हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट हैं उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं।
मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें स्टूडेंट। पूरे नोट्स आपको इसी प्रकार लिखा के ही कंप्लीट कराए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से करोगे तो निश्चित ही मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, देखिए कुछ पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे अपन एन से डिनोट करते हैं। अब अपन जो लोअर लेवल कक्षाएं होती है जैसे 11 12, उसमें तो अपन सिंपल एन से इनको दर्शा देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपन को स्टैंडर्ड तरीके से दर्शानी पड़ेंगे। नेचुरल नंबर को इस तरीके से दर्शाते हैं हम। तो अपन जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक, यानी पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 0 पॉजिटिव नंबर नहीं आता है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 1 2 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, आगे सोन, यानी आगे तक नेचुरल नंबर कहलाते हैं ये। आगे आते हैं हमारे पास पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसे अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें, यानी 0 सम्मिलित कर दें, तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। या फिर हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर नेचुरल नंबर यूनियन 0, यानी अगर हम 0 का यूनियन नेचुरल नंबर से कर दें तो हमारे पास होल नंबर प्राप्त हो जाते हैं। आगे आते हैं हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। ये सभी सेट है स्टूडेंट, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का सेट, पूर्ण संख्याओं का सेट। अब आता है पूर्णांक संख्याएं, जिसे अपन जेड से अब जेड को स्टूडेंट अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ओके, जहां पर भी अपन को जेड इस तरीके से मिलेगा तो समझ लेना आप हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब देखिए जेड के बारे में, जेड जो शब्द है, ये जो जेड शब्द वो पूर्णांक संख्या है, जो जेड अक्षर अल्फाबेट है, ये कहाँ से लिया है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊँ आपको। तो ये है जेहलन शब्द। जेहलन एक जर्मन शब्द है। क्या है स्टूडेंट? जेहलन जर्मन वर्ड था और इसका मीन था नंबर्स, इसका मतलब था संख्याएं। इसका मतलब क्या था? संख्याएं। और इस जेहलन का हमने क्या ले लिया? जेड। और जेड ही पूर्णांक संख्याओं के को दर्शाता है। अब देखिए, अब इसे एक चीज तो दर्शाते हैं अपन आई से, इसे अपन इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। ओके, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटीजर। इसमें अपन को क्या मिलती हैं संख्याएं? 0 +-1 +-2 +-3 सोन आगे तक, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यह पूर्णांक संख्याओं का सेट होता है। अगर हम इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं Z = नेचुरल नंबर यूनियन नेगेटिव नेचुरल नंबर यूनियन 0। क्या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें क्या आ जाता है? यानी नेचुरल नंबर का सेट यूनियन नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट और 0। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर हमने क्यों बोला?
हालांकि होते नहीं नेगेटिव नेचुरल नंबर, लेकिन हमने क्यों कहा कि हमने नेचुरल नंबर को माइनस कर दिया, और माइनस को अगर हम यूनियन करते हैं नेचुरल नंबर के साथ और यूनियन करते हैं जीरो के साथ हो तो हमें जेड यानी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। आगे अपन बात करते हैं इधर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अब तक अपन पढ़ते थे जिसे अपन क्वोशिएंट, या क्वोशिएंट का मतलब होता है बटा, क्वोशिएंट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और अब तक अपन क्या पढ़ते थे कि ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। होता तो वही है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका अपग्रेड कर देते हैं। P बिलोंग्स टू Z सच दैट P बिलोंग्स टू Z, अब Z मैंने ऐसे लिखा है ना, और Q बिलोंग्स टू N। अब एक बात बताइए मेरे को आप, P Z से अगर हम P की जगह Z का कोई भी नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 0 लिख सकते हैं, +-1 2 3 -4 -5 कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्यों हमने ओनली सिर्फ नेचुरल नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं आगे तक, ठीक है। तो यहाँ 0 इसमें इंक्लूड नहीं होती है, तो 0 इंक्लूड नहीं होगी, तो हमें वो आपकी जो आप बचपन में पढ़ा करते थे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो वाली भी यहाँ पर जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। एक चीज़ और इसका GCD ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन मतलब महत्तम समावर्तक इसका 1 होना चाहिए, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर इसको और हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहें तो देखिए इसमें अपन क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, वो देखिए 0 1/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। P1 के रूप में लिख सकते हैं, माइनस के 1/, यानी 2 की मल्टीप्लाई में देखिए 2 का ऐड, और यहाँ पर भी दो संख्याओं का ऐड 2, ऐसे ही यहाँ देखिए 1/2 माइनस के 1/3 देखिए इन दोनों को जब अपन घटाते हैं तो अपन को 2 मिलता है। ओके, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, ऐसे आगे 3 4 5, इस तरीके से दो जोड़ों में हमें आगे ये संख्याएं मिलती हुई जाएंगी। आगे बात करते हैं अपन रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसे अपन इस तरीके से प्रदर्शित किया करेंगे R से, ओके, इस तरीके से। जहाँ पर भी ऐसा दिखेगा पूरी स्टडी में, जहाँ पर अपन पूरे जो अपन पढ़ाई करेंगे, जहाँ तक भी आपको रियल नंबर R का मतलब ये रियल नंबर हुआ करेगा। क्या करेगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं यूनियन अपरिमेय संख्याएं। अब मैंने आप कहोगे सर आपने अपरिमेय संख्या तो बताई नहीं। अरे परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, क्या कहलाती है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ वास्तविक संख्याएं आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर जो संख्या हमें मिलती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट ये सभी आपको
समुच्चय के कुछ मानक प्रकार थे वो हमने आपको बताए। अब हम इस समुच्चय पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं कि आपको उनमें से एक तरीके से पता लगाना है कि ये कौन सा सेट है, सिंगलटन है, परमित है, अपरमित है, ये कौन कौन से सेट हैं। तो थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अपन क्वेश्चन लेते हैं कुछ और उसके आधार पर पता लगाएंगे कि इसमें सेट का कौन सा प्रकार है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, एज इक्वल टू एक्स सच दैट, जो x की वो क्या है, x मोड ऑफ x लेस देन 1, और x लिया गया है पूर्णांक संख्याओं से। a बराबर x और x की जो वैल्यू है वो क्या है, मोड x लेस 1, और x लिया गया है z से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, b बराबर x, और x की क्या डेफिनेशन दी है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी x क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बराबर 1 के है। और जो x की जो वैल्यू ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, नेचुरल नंबर से। इसमें आपको पता लगाना है कि वाकई में इसमें कौन सा सेट होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, x और x की क्या डेफिनेशन है, मोड ऑफ x बराबर 5, और x लिया गया है वो z से लिया गया है। x कहाँ से लिया गया है, z से। और चौथा लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और जो x की वैल्यू ली जानी है वो कहाँ से ली जानी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर से। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर तुरंत हल बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पहले खुद हल करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो देखना है कि वाकई में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया या नहीं। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वाकई में आप सीख रहे हैं, अन्यथा नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मोड ऑफ x लेस 1 और x लिया गया z से, तो ये आपको कौन सा सेट लग रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मोड ऑफ x लेस 1 का मतलब है x से अगर हम 0 दूरी घटाएं, x से अगर हम 0 दूरी घटाएं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 से कम आती है। तो ये तो एक ही कंडीशन में हो रहा है, कौन सी में, देखिए आप 0 प्लस 1 और माइनस के 1, 0 प्लस 1। अगर x में से, और हम x लेना कहाँ से, हमें z से। अब एक बात बताइए, 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, बिल्कुल 0 है। अपन को 1 से छोटी लेनी है, लेकिन -1 से छोटी नहीं लेनी है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है यहाँ पर क्या बनती है, 0। तो ये जो वैल्यू है, अब आप ये कहोगे सर आपने -1 क्यों नहीं लिया। अरे भाई मोड में वैल्यू अगर -1 भी ले लोगे तो भी तो अब अगर -1 लेकिन तो 1 आ जाएगा ना, मोड की वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब 1 से छोटी लेनी है। अगर -1 हम ले लेते हैं तो पॉजिटिव 1 नहीं आ जाएगी वैल्यू, तो वो 1 से छोटी हुई नहीं। अगर 1 से ही छोटी लेनी है तो 1 से छोटी तो क्या है हमारे पास, 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है, 0। क्या हुआ स्टूडेंट, 0।
इसका जो आंसर आया है वो क्या है 0, और ये कहलाएगा सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय। कौन सा स्टूडेंट? एकल समुच्चय। मैं समझता हूँ ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बी के बारे में। ये हमने ए का सॉल्यूशन किया है, अब बात करते हैं बी के बारे में। तो जो हमारा आंसर आया इसका क्या है 0। बी के बारे में एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है स्टूडेंट? एक्स के बारे में डेफिनेशन दी है, एक्स स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और कहाँ से लिया गया है? नेचुरल नंबर के। अब मान चलो मैं आपका इसका सॉल्यूशन करता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर ±1। वैल्यू तो हमारे पास 2 आ रही हैं, वैल्यू तो हमारे पास 2 आ रही है। कौन कौन सी? -1 और +1। अब आप कहोगे सर इसमें 2 हैं, 2 एलिमेंट हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं भाई इसमें ओनली एक एलिमेंट है। वो कैसे? कि भाई हमें इसने कहा है स्पष्ट एक्स नेचुरल नंबर से लिया जाना चाहिए। एक्स कहाँ से लिया जाना चाहिए? नेचुरल नंबर से। तो हमारे पास यहाँ ओनली क्या हो जाएगा 1। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास सिंगलटन सेट। ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक एकल समुच्चय हो गया। अब कह रहा है अगला सी क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स, व्हाट इज एक्स? मोड ऑफ एक्स बराबर 5, यानी एक्स क्या है जिसकी मोड में वैल्यू एक्स बराबर 5। अगर मान चलो मोड एक्स बराबर 5 दिया हुआ है तो कैसा आया होगा ये 5? अगर हम एक्स की वैल्यू +5 रख दें या एक्स की वैल्यू -5 रख दें तो मोड ऑफ 5 इक्वल टू 5 और मोड ऑफ -5 इक्वल टू 5। तो दोनों ही स्थिति में क्या आ रहा है 5। तो मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है -5 और +5। अब एक बात बताइए एक्स कहाँ से लिया है? जेड से। तो इसलिए 2 एलिमेंट आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से -5 और +5। 2 एलिमेंट हैं तो इसके कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है भाई? परिमित समुच्चय। क्या होगा स्टूडेंट? परिमित समुच्चय। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो अपन ने कर चुके हैं, शायद बिल्कुल कर चुके हैं। पहले अपन ने बोला था ना कि x² + x + 1 बराबर 0। हमने इसका पहले जब अपन सेट एकल सेट के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इसको निकाला और श्रीधराचार्य मेथड से निकाला और वहाँ पर हमें आयोटा की वैल्यू मिल गई थी। और आयोटा की वैल्यू मिलने पर हम क्या कह रहे थे कि आयोटा तो रियल नंबर होता ही नहीं है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, समिश्र संख्याओं में आ जाते हैं। तो समिश्र संख्याओं की वजह से दिस इज फाई सेट, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज फाई सेट। इसका मतलब फाई, इसको फाई कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट या नल सेट। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपन इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। मैं समझता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और हम कोशिश करेंगे इनको और अच्छे तरीके से और भी बेहतर ढंग से इनको समझा पाएँ। ओके, अब बात करते हैं अपन उप समुच्चय के बारे में। स्टूडेंट, हम लेक्चर्स को अभी फ़िलहाल आपको रोज़ाना 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा और हमें लगा कि हमें क्वेश्चंस और ज़्यादा कराने हैं और टॉपिक्स को जल्दी कवर करना है, तो हो सकता है रोज़ आपकी 2-2 घंटे की भी क्लास हो सकती हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस फ्री क्लास को ज्वाइन करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कोई भी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ एक बार पढ़ लिया तो। इतना मेरा आपसे
वादा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ये आपको समझ आए, इसको मैं रब कर देता हूं। अब बात करते हैं अपन उपसमुच्चय के बारे में स्टूडेंट। सबसेट के बारे में, उपसमुच्चय या फिर सबसेट। माना ए तथा बी, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ओके स्टूडेंट, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तब ए को बी का, तब ए को बी का उपसमुच्चय क्या कहा है हमने? माना ए तथा बी दो उपसमुच्चय, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में स्टूडेंट क्या बोला है मैंने? माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। और इसे कैसे निरूपित करते हैं? इसे ए सबसेट इक्वल टू बी या ए सबसेट इक्वल टू बी से निरूपित किया जाता है। इसे ए सबसेट या ए सबसेट इक्वल टू बी से निरूपित किया जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहें, ए सबसेट इक्वल टू बी, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? यानी कि x कोई अवयव है ए का, x ए से लिया गया है और वही x अगर b में विद्यमान हो, x ए से लिया गया है और वही x अगर b में विद्यमान हो, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, for all x belongs to A, that is B is superset of A, यानी B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहा स्टूडेंट मैंने कि ए सबसेट इक्वल टू बी, दैट इज यानी इफ एंड ओनली इफ एक्स लिया गया है ए से और वही एक्स अगर हमें बी में मिल जाए, तो प्रत्येक एक्स के लिए जो ए से लिया गया है तो बी क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ ए। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए, मान के चलो मैंने कहा A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, तो यहाँ A के सारे एलिमेंट B में विद्यमान हैं या नहीं, तो ये कहलाएगा A सबसेट B। यानी A B का
उपसमुच्चय है। अब मैंने ये लिख दिया ए सबसेट बी। अगर मैं ये कहता कि ए सबसेट बराबर बी तो गलत होता। क्यों होता? क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसके ए बी के बराबर नहीं है, सिर्फ सबसेट है यानी उपसमुच्चय। इसके सिर्फ ये 3 अवयव इसमें विद्यमान हैं, क्योंकि इस पास 3 ही अवयव हैं। बराबर कब होता? अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि a = 3 4 5, b = b 3 4 5, दैट a सबसेट = b, यानी a उपसमुच्चय भी है और बराबर भी है। अब सुपरसेट कब कहलाता है कोई चीज? जब a से कम एक अवयव b में ज्यादा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, a से एक अवयव b में ज्यादा होना चाहिए। मान चलो मैं ये कहूं a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3 4 5 6, तो अब ये b सुपरसेट है किसका? a का, क्योंकि b में a से कम एक एलिमेंट अधिक है, मतलब यहां पर 4 5 6 अतिरिक्त अवयव हैं। तो मैं समझता हूं उपसमुच्चय की जो कंडीशन है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से हम उचित उपसमुच्चय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उचित उपसमुच्चय के बारे में थोड़ा रफ कर देता हूं। हम बात करते हैं स्टूडेंट उचित उपसमुच्चय के बारे में। हल्का सा मैंने आपको बता भी दिया इसके बारे में। देखिए उचित उपसमुच्चय, या फिर प्रॉपर सबसेट, कि माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, तो कम से कम बी में ए से एक अवयव अधिक होना चाहिए, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यानी इसके अगर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या है? माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, ए तथा तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। कब कहते हैं? यदि और केवल यदि बी में ए से कम एक अतिरिक्त अवयव हो। क्या स्टूडेंट? एक अतिरिक्त अवयव हो। यानी प्रॉपर सबसेट कब कहलाया है? माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं यदि और केवल यदि बी में ए से कम एक अतिरिक्त अवयव होना चाहिए। और इसे किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, अगर मान के चलो मैं कहूं ए बराबर 5 6 7 8, बी बराबर 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बात बताइए आप मेरे को, इसमें 4 एलिमेंट हैं और चारों ही इसमें विद्यमान है, 5 6 7 8 4। उसके अलावा ये 2 ये और एक 3 एलिमेंट ये हैं। तो इसमें कम से कम बी में एक अवयव विद्यमान है नहीं, इसके अलावा अतिरिक्त? बिल्कुल है। तो इसे हम ए सबसेट बी कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है।
बिल्कुल। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और, फाई रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई सबसेट ऑफ, यानी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। लिख लीजिए नोट डालकर, फाई प्रत्येक समुच्चय का, यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का, फाई क्या है यहाँ पर, रिक्त समुच्चय, समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और जो समुच्चय होता है वो खुद का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे अपन ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट इक्वल टू ए। इस तरीके से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं समझता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम आज का लास्ट ले लेते हैं, घात समुच्चय। ये क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, कंटिन्यू करेंगे आगे। आपको समझ को लगभग 6 से 7 वीडियोज में कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। और ये अभी के लिए नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो अभी फिलहाल बीएससी कर रहा है या फिर उसका टीचर बनने की इच्छा है आगे, अगले 7-8 सालों के लिए बिल्कुल एकदम अच्छा मैटर रहेगा कि 7-8 सालों तक इसमें कोई भी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनके लिए भी ये बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय या फिर कहते हैं पावर सेट। घात समुच्चय किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को एका घात समुच्चय कहते हैं, को एका घात समुच्चय कहते हैं। मैंने क्या बोला है, कोई समुच्चय ए है, उसके सभी उपसमुच्चय निकाल लिए हमने और उन उपसमुच्चयों को एक साथ एक सेट में रख दिया तो कहलाएगा घात समुच्चय। ओके स्टूडेंट, क्या कहलाएगा, घात समुच्चय, यानी ए का घात समुच्चय। अगर मैं ये कहूं ए इक्वल टू 1, 2 और 3, ए बराबर 1, 2, 3 है। अगर हम इसको इसके मतलब उपसमुच्चय को देखें तो क्या आएगा, देखिए किसी भी समुच्चय का, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, बिल्कुल सही है। तो एक तो ये खुद ही हो गया, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, फाई अलग अलग एलिमेंट 1, 2, 3। ओके, अब दो एलिमेंट 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ओके, दो एलिमेंट हो गए और एक खुद स्वयं।
1 2 3। तो स्टूडेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, यानी सभी उपसमुच्चय हमने ले लिए। 5 ले लिया, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये सभी उपसमुच्चयों को एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और हमें मिल गया घात समुच्चय मिल गया। और इसे हम एक चीज से प्रदर्शित करते हैं, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? इसमें अवयवों की संख्या। समुच्चय में ये उपसमुच्चयों के निकालने की संख्या है। उपसमुच्चयों को कैसे निकालते हैं, उसका मान है उपसमुच्चयों की संख्या। तो n बराबर समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो n क्या थी हमारे पास? 3। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ 8 क्या है? उपसमुच्चय, और उनको हमने एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हमारे पास पावर सेट ऑफ ए मिल गया, यानी घात समुच्चय मिल गया। किसका? ए का। तो स्टूडेंट आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? लगभग सवा घंटा की वीडियो हो गई है। तो अपने कमेंट, जो अपने जवाब है वो कमेंट में दें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको पुनः याद दिला रहा हूँ कि आपको पूरा मैटर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का इस चैनल पर फ्री अवेलेबल होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।